हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है साइकोलॉजी के लिए। आज हम करेंगे लेवल 3 का पेपर एग्जाम। लेवल थ्री लेवल 3 का पेपर करेंगे 2023 का मैथमेटिक्स का। इसकी जो साइकोलॉजी है आज हम वो करेंगे। कल 2022 की थी हमने, आज 23 का करेंगे। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी क्या रहती है, साइकोलॉजी डिफरेंट नहीं होती। टीजीटी के क्वेश्चन पीजीटी में आ जाते हैं और पीजीटी के टीजीटी में आ जाते हैं। तो ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। चलो फिर करें स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। विच टाइप ऑफ द एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डेप्राइव्ड चिल्ड्रन। जो सोशली डेप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, या स्पेशल होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए। इन भाई इसके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगी वो रहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन। इनफॉर्मल अब तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए एजुकेशन कितने टाइप की होती है। 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो फॉर्मल होती है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है और एक नॉन फॉर्मल होती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जब आप क्या करते हो, रेगुलर जाते हो, तो वो जो होती है वो फॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल कैसी होती है? नॉन फॉर्मल होती है जो आप डिस्टेंस से करते हो, वो तुम्हारी क्या होती है, सॉरी, वो होती है तुम्हारी नॉन फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल होती है वो होती है जैसे तुम साथी दोस्तों से जो समझते हो, वो होती है तुम्हारी इनफॉर्मल। ठीक है भाई। स्पेशल एजुकेशन जो होती है, स्पेशल एजुकेशन नहीं देनी। पहले से ही कोई ये है कि सामाजिक रूप से वंचित है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन हम क्यों देते हैं उसके अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा इसलिए देते हैं कि उनको जो भी मतलब स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है, उस स्पेशल नीड की जो उनको नीड है वो प्रोवाइड करेंगे और उनको एजुकेशन देंगे। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं देनी, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देनी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चले फिर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था से संबंधित है। भाई एक ना अपनी कॉपी में अलग से बना के लिख लो। अब की बार ये आ सकता है कि जो इरेक्शन है उसकी जो उसने कौन सी मतलब वो दी थी, कौन सा सिद्धांत दिया था, उसके सिद्धांत का नाम क्या है। ठीक है, अब की बार यही आ सकता है कि इरेक्शन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इरेक्शन ने कौन सा दिया था भाई? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इरेक्शन ने क्या दी थी? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था? एरिक्सन ने। तो कौन सा? देखो, ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, ईगो आइडेंटिटी इज ए नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट, या ईगो आइडेंटिटी इज ए न्यूट्रल साइको सोशल एस्पेक्ट, या ईगो आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट ए साइको सोशल एस्पेक्ट। देखो तुमने ना जो इरिक्सन है, इरिक्सन ने कितनी जो बताई थी, वो 8 स्टेजेज बताई थी। 8 स्टेजेज में पूरा का पूरा उसने जो बर्थ से लेकर जन्म से कहाँ तक मृत्यु तक का पूरा बताया था। और एक उसने बताया था कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यही बताया था। आइडेंटिटी क्या था? पॉजिटिव था। रोल कन्फ्यूजन क्या था? नेगेटिव एस्पेक्ट था। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। देखो कौन से रिलेट करना है हमें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। रोल उसने क्या बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों बताए हैं। हर स्टेजेज में दोनों बताए हैं कि अगर उसको क्या मिलता है, लव और केयर मिलती है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोज लेगा। अदरवाइज उसको क्या हो जाएगी, रोल कन्फ्यूजन हो जाएगी कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। और जो तुम्हारे पास रोल कन्फ्यूजन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में क्या है? थर्ड में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन क्रिएटिव चाइल्ड। देखो भाई, जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा ना वो पक्का डाइवर्जेंट थिंकर होगा। नहीं पूछा हुआ है, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होना चाहिए तभी वो क्रिएटिव होगा। ये कहता है एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल। अगर क्यूरियोसिटी होगी तभी तो कुछ नया खोज पाएगा। हाई इमेजिनेशन, बिल्कुल, वो इमेजिनेशन में सोच पा रहा हो। ये कह रखा है कि कन्वेंशनल थॉट होने चाहिए, यानी कि परंपरागत जो विचार है ये नहीं। ये अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है, यानी कि कोई भी अगर क्रिएटिव या डाइवर्जेंट थिंकर है, उसके अंदर ये नहीं कि वो रूढ़िवादिता को
फॉलो करेगा। परंपरागत विचार नहीं होगे कि उसके दादाजी ऐसे सोचते थे, उसके चाचा जी ऐसे सोचते तो उसको भी ऐसा ही करना। वो सही और गलत का फैसला अच्छे से कर पाएगा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती? कैसा प्रभाव नहीं डालती? पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती। किसका है? सोशलाइजेशन का। ठीक है, सोशलाइजेशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, कौन सा नहीं डालता? ये कह रखा है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि समाज के अंदर जो रूल बने हैं उनको मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, स्वीकृतिक सामाजिक भूमिका निभानी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। सोशल रोल को जो सोशल रोल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो जो आपकी जिम्मेदारी है उनको आपको निभाना चाहिए। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड जरूरी है। लेकिन ये कह रखा है कि सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास नहीं, ये नहीं है कि हम क्या करें कि हम ऐसे हो जाएं कि जैसे हमारा परिवार की कुछ भी गलत कर रहा था या सही कर रहा था उसको सही ना करें, यानी कि जो भी पूर्वाग्रह है, जो पीछे से चली आई हुई परंपरा है उनको ही करते जाए, कि जो पहले से परंपरा है उन्हीं परंपरा को हम फॉलो करते जाए, उसमें कोई चेंज ना करें। चेंज तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आता है। वाइगोत्स्की, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू, ये सीटेट में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। अभी 2022-23 के जो मतलब जून में होता है, एक दिसंबर में होता है, तो सब में इसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। हर बार एचटेट में भी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल में इसका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखो, इसने पूछा वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होगा। पहले इसके आंसर की में जब आया था तो ये ऑप्शन आया था, लेकिन ये ऑप्शन गलत है भाई, ये नहीं आएगा। लेकिन अब फाइनल आंसर की में बिल्कुल सही आया है। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देश में क्या कर सकता है? देखो, जेडपीडी क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जेडपीडी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, बिल्कुल। फिर क्या होता है, बच्चा खुद से कितना कर सकता था, किसी की हेल्प से कितना कर सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस, यानी कि ये वाला जो है इसको कहते हैं एरिया को जेडपीडी। और यही कह रखा, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देश में क्या कर सकता है। वो देखो, यहाँ से यहाँ तक उसने निर्देश दिया, इतना वो खुद कर सकता था, इनके डिफरेंस को बोलते हैं जेडपीडी। क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है कि जेडपीडी जो होता है वो कौन सा एरिया होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि खुद से जितना कर सकता था, किसी की हेल्प से कितना कर सकता है, खुद से इतना कर सकता है, किसी की हेल्प से इतना कर सकता है, इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि बचेगा कौन सा, यही बचेगा, इसको बोलेंगे जेडपीडी। इसी को क्या बोलेंगे? जेडपीडी, जेडपीडी। ठीक है भाई, यहाँ दिया है बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देश में क्या कर सकता है। ज्ञानी के निर्देश में तो सिर्फ यही एरिया तो क्या है, इसी को बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। यानी कि कोई एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाता, यानी कि जो उसने एक्सपेक्ट किया वो नहीं कर पाता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 10th क्लास का कोई अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एसएस पढ़ा रहे हैं, और कोई बच्चा पेपर में पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या कमी रहेगी ये चीज़ कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर टीचर को फाइनल जो समेटिव एग्जाम है उससे पहले क्या करना चाहिए, वो कौन से टेस्ट लेगा, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। कैसे होंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या पता चलेगा, उसकी कमी पता चलेगी, ठीक है, कि वो क्यों नहीं कर पा रहा, और रेमेडियल टीचिंग से हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस टेस्ट का नाम पूछ रहा है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? ये तो सीधा सीधा है, किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या नहीं होती, ये नहीं है कि डिसेबल्ड को सिर्फ एडमिशन दे दो, उनको स्पेशल नीड भी प्रोवाइड की जाती है जो उनको जरूरत है। ये बात तो किसने की है? एनसीएफ में की है, ठीक है, एनसीएफ 2005 में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, 8 में है, बुद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बुद्धि और विकास में, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर किस तरह के चेंज अक्कर होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चेंज इन बॉडी, बिल्कुल। चेंज इन रेशियो, बॉडी का जो है रेशियो में, साइज में चेंज होता है, रेशियो में चेंज होता है। और ये कहता है डिसअपियरेंस ऑफ द
ओल्ड फीचर, बिल्कुल क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और नई चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। तो चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि हमें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है। मोटिवेशन ऑन लर्निंग इज नॉट ए पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं कर रहा है। वो कौन सा है, मोटिवेशन अभिप्रेरण, मोटिवेशन प्रोवाइड ए डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ लर्निंग बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। एक क्या देता है, व्यवहार में निश्चित दिशा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, बिल्कुल लाती है। क्या लाती है, एनर्जाइज करती है उसको। ठीक है, या बिल्कुल लर्निंग में क्या, एक एनर्जी, नई एनर्जी देती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में चयनात्मकता बनाती है, यानी कि सिलेक्टिव बनाती है। देखिए, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्था को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मैच करना है आपको मोरलिटी। मोरलिटी का प्रिंसिपल किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। और मोरलिटी का प्रिंसिपल किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कितने जो स्टेज बताई है, उसने 2 स्टेज बताई है, ऑटोनोम्स और हेट्रोनोम्स। ठीक है, और जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने क्या बताया है, 3 लेवल बताए हैं। कौन सा, एक पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लेवल जो था वो कौन सा था भाई, पहला जो लेवल बताया है वो बताया है, एक था कन्वेंशनल लेवल। जो पहला है वो क्या है, वो है कन्वेंशनल, सॉरी प्री कन्वेंशनल। एक अपने पास प्री कन्वेंशनल है, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा अपने पास क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। तीसरा क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है भाई। तो ये कह रखा है, देखो 3 लेवल दिए हैं कोहलबर्ग ने, और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस दी है। हर एक लेवल की कितनी दी है, 2 स्टेजेस दी है। पहली, दूसरी, इसकी भी 2 दी है, इसकी भी 2। टोटल कितनी स्टेज बताई है, 6 स्टेज बताई है, 3 लेवल बताए हैं, हर लेवल की 2 स्टेजेस बताई है। पहली स्टेज क्या थी, ओबीडेंस। पहली जो थी वो क्या थी भाई, पहली जो थी वो क्या थी, पहली जो थी वो थी ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, और दूसरी थी टिट फॉर टैट। और जो थर्ड है वो कौन सी होती है, थर्ड है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। और जो फोर्थ है वो कौन सी है, फोर्थ है सोशल ऑर्डर, और फिफ्थ अपने पास सोशल कॉन्ट्रैक्टर। और जो लास्ट है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल को ही। तो ये अपने पास लास्ट स्टेज होती है, तो किस में आएगी, ये किसके अंदर आएगी। और सोशल कॉन्ट्रैक्टर भी कौन सी होती है, लास्ट। मैंने बताया ये क्या है, ये अपने पास 6 स्टेज होती है, ये 5th होती है, तो थर्ड में आएगी। फिर जो इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, कई बार वर्ड है ना ऐसे हो जाता, बोला नहीं जाता। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जो है ये कौन सी होती है, इसमें कौन सी बोलते हैं हम, ये अपने पास आता है फर्स्ट के अंदर। और जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो किसके अंदर है, यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल वाला जो होता है वो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और सेकंड लेवल के अंदर होता है। देख लो भाई किसके अंदर है, ये रहेगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि थर्ड जो रहेगा, सी और डी दोनों थर्ड में थे, सी और डी दोनों थर्ड में थे, और ये अपने पास फर्स्ट और ये अपने पास सेकंड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट में चले। फिर 11th में है कि जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, अपने आप ही क्या कर जाता है, अपने आप सीख जाता है। जब अपने आप ही सीख जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ये कह रखा है कि उसको अविराम सीखना कहते हैं, पूर्ण सीखना कहते हैं, अंश सीखना कहते हैं, प्रासंगिक सीखना कहते हैं। उसको कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। जब खुद से सीख जाता है, बिना किसी एफर्ट के सीख जाता है, कि आप जा रहे हो और देखो जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ से डिसिप्लिन खुद ही आ जाता है, तो वो क्या हो गया, वो होता है प्रासंगिक सीखना, यानी कि इंसिडेंटल सीखना। ठीक है, बिना किसी मेहनत के ही सीख जाते हो, वो क्या होता है, इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है भाई, इंसिडेंटल लर्निंग। नेक्स्ट है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव कौन सा नहीं है। दे आर यूनिवर्सल, बिल्कुल। इनबोर्न होते हैं, यानी कि जन्मजात होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल बायोलॉजिकल। सारे के सारे जैसे भूख प्यास, ये सारे के सारे कैसे मोटिव है, बायोलॉजिकल है, तो ये भी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये कहता है दे आर नॉट रिलेटेड टू होम्योस्टैटिक इन द इंडिविजुअल, ये बात गलत है भाई, ये होम्योस्टैटिक होते हैं, नॉट रिलेटेड टू होम्योस्टैटिक कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन, रिटन भी होती है, ओरल भी होती है, बिहेवियरल भी होती है, प्रैक्टिकल। तभी तो अपने पास ओरल टेस्ट भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होती है, स्कूल में रिटन टेस्ट भी लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन भी ली जाती है, यानी कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की ये बच्चा अच्छा है स्कूल में, उसके आधार पर अपनी क्या लगती है, असेसमेंट लगती है। तो इसके ऑप्शन नंबर जो होगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, देखो भाई इसको ना याद भी कर लेना, अपने अलग से नोट्स में लिख लेना, 2 पेज मतलब रोज का 1 पेज भी लिखोगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं, 1 पेज के एक साइड पे लिखे जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ लो और बस एक बार सुबह उठ के रिवाइज कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस टू द इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है एलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इज द परफॉर्मेंस टेस्ट। अब की बार यही आ सकता है कि अलेक्जेंडर ने कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट दिया था, तो उसने पास अलोंग टेस्ट जो है वो दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। वर्बल टेस्ट कैन बी आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप, बिल्कुल। टेस्ट जो होते हैं चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, दोनों इंडिविजुअल भी होते हैं ग्रुप होंगे, क्या होते हैं अपने पास टेस्ट, ग्रुप होंगे इंडिविजुअल होंगे। ग्रुप भी 2 टाइप के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, और जो तुम्हारे इंडिविजुअल होते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्बल और नॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप के होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है इलिटरेट पीपल कैन नॉट बी परफॉर्मेंस टेस्ट, क्यों नहीं दे सकते, अगर कोई अनपढ़ है तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं, उसको ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्वेशन बिहाफ पे ले लो, कैसे नहीं दे सकता परफॉर्मेंस टेस्ट, ये बात गलत है। इन नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर्ड थ्रू पिक्चर एंड फिगर्स, बिल्कुल। अगर जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट होंगे, जैसे भूल भुलैया टेस्ट है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, तुम्हें पता होगा ना, ये इंडिविजुअल का जो नॉन वर्बल टेस्ट है कौन सा होता है, भूल भुलैया टेस्ट होता है, और वो कैसा होता है, पिक्चर और फिगर से ही हम उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा 3 करेक्ट, क्योंकि गलत पूछा है, और गलत पूछा है तो फिर यही तुम्हारा क्या होगा, सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा युगम गिलफोर्ड के त्रियामी बुद्धि सिद्धांत। अब की बार ये आ सकता है कि जो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है, वो गिलफोर्ड ने दी है। गिलफोर्ड ने 3 चीजें बताई है इसके अंदर, किससे, पीसीओ सीपीओ से याद रखना है आपको। सी का मतलब अपने पास क्या होता है, कंटेंट, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन। फिर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 180 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने पास कंटेंट में 5 होते हैं, इनमें 6 होते हैं। ठीक है, ओ में 6 होते हैं, पी में भी 6 होते हैं, और सी में कितने होते हैं, 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आएगा 180। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो 180। स्टार्टिंग में कितने थे ये पूछ लिया जाए तो स्टार्टिंग में थी 120, और अब कितने हैं 180। अब इसके लिए ये बिल्कुल सही है कि यूनिट का प्रोडक्ट होता है। फिर कहता है कोग्निशन का क्या होता है, ऑपरेशन होता है। इवेल्युएशन भी किसके अंदर आता है, ऑपरेशन के अंदर, लेकिन रिलेशन का कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलनी चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए, असेसिबल लर्निंग सीटिंग बिल्कुल होनी चाहिए, सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं। फिर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे बनेगा, ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी ना, ये तो कैसी होगी कन्वर्जेंट, और बच्चे को कन्वर्जेंट तो बनाना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं पूछा था तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17।
ये कह रखा, वंडूरा का जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। वंडूरा से एस्टेट में हर बार क्वेश्चन आता है। वंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने के कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है, ठीक है भाई। अटेंशन की बात करता है, रिटेंशन की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, लेकिन कंजक्शनल प्रोसेस की बात नहीं करता, संयोजनात्मक प्रक्रिया के बारे में नहीं कहता। ये भी आ जाता है कि पहले कौन सा आएगा, अटेंशन आएगा, रिटेंशन आएगा, मोटिवेशन आएगा, इनको सीरीज में लगाना अभी एस्टेट में पूछा गया है पहले, तो आपको वंडूरा की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है भाई। वंडूरा के सामाजिक, ये भी कि वंडूरा की जो थ्योरी थी उसने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। वंडूरा ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द पर्सन लर्न्स द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर। क्या कर रहा है कि एक जो कोई बच्चा है या कोई भी है, एक बच्चा, क्योंकि हम तो सारी की सारी ये जो पढ़ रहे हैं सीडीपी पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे की ही बात करेंगे। कोई बच्चा अगर किसी को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सेम बिहेव कर रहा है किसी को ऑब्जर्व करके, कि जैसा वो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। आप देख रहे होंगे बच्चे क्या करते हैं, जैसे टीचर है उसी को फॉलो करते हैं, कि उसी तरह रहना, उसी तरह मतलब करके आना, और उस अपने टीचर को अपना हीरो मानते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चा किसी को ऑब्जर्व करके सेम उसी तरह की हरकत कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग के, देखो स्टर्नबर्ग का कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो ट्रायर्किक थ्योरी है वो किसने दी थी। तो अब देखो 23 में क्वेश्चन आया था कि जो क्या दे रखा है, कौन सा कंपोनेंट नॉट इंक्लूड इन द कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। ये कह रखा कि कौन सा नहीं है, मेटा कंपोनेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, परफॉर्मेंस होता है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट होता है। ट्रायर्किक थ्योरी में तीन ही चीज़ों की बात करता है, मेटा कंपोनेंट की, परफॉर्मेंस कंपोनेंट की और नॉलेज एक्विजिशन टेस्ट की। तो इसका आएगा अपने पास एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट नहीं होता है, प्रयोगात्मक घटक नहीं लेता है कौन, स्टर्नबर्ग, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ना थ्योरी में घुस के पूछने लग गया ये, तो थ्योरी अपनी अच्छे से पढ़ो भाई। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिगम को प्रभावित करती है। डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, जो इफेक्ट करती है अर्थमेटिकल स्किल। तो अपने पास कैसी होंगी, डिसकैलकुलिया, क्या होगी, डिसकैलकुलिया। अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। डिसग्राफिया क्या होता है, किसी को लिखने में दिक्कत है। डिसग्राफिया क्या होता है, डिसग्राफिया होता है किसी को लिखने में दिक्कत है। और डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया अपने पास क्या होता है, जिसको पढ़ने में, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी जो होती है, वो जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर रहेगा डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया क्या होता है, जिसको लिखने में दिक्कत है। डिसलेक्सिया होता है जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है 21st। नेक्स्ट है भाई, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। एक तो ये पता होना चाहिए कि जो सिग्नम फ्रॉइड था उसने क्या दी थी, सिग्नम फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और उसने कितनी स्टेजेस बताई थी, 5 बताई थी। और उनका ऑर्डर क्या था, सबसे पहले ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी, और फिर कौन सी थी, जेनिटियल स्टेज थी। फिर कौन सी थी, जेनिटियल स्टेज थी, लेटेंसी थी, फैलिक, सबसे पहले ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटियल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पेवलो। पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और इनको 1904 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। एक यही ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिसको आज तक नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला था, 1904 में मिला था। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये उसमें कितने, इसने 4 पोर्शन बताए थे कि किस तरह से इसने किस पे वो किया था। इसके जो डॉग का नाम था वो बैक था, और इसने बैक डॉग पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और उसका नाम बेक था, BEK, बेक था। और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट माना गया वो कौन सा माना गया है, डिलेड माना गया है। इसमें क्या होगा, पहले जैसे घंटी बजाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद नहीं, घंटी बजेगी, उसके 1-2 मिनट बाद खाना दे देंगे, तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी
एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, भाई बिल्कुल वो तो ये तो बहुत इजी है। ये फॉर्मल ऑपरेशन होता है। ये कॉन्क्रीट के अंदर क्या आता है, कॉन्क्रीट में बिल्कुल सामने जो चीज़ें होती हैं उनका प्री ऑपरेशनल पहली दूसरी स्टेज होती है, पहली क्या होती है, सेंसरी मोटर होती है। तो ये कह रखा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कब करेगा, फॉर्मल स्टेज में करेगा, जब वो कहाँ चला जाएगा, अडल्टहुड में चला जाएगा, अडोलोसेंस में। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करने की बिल्कुल एक्सेलरेशन करना चाहिए, इनरीचिंग प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन उनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कैसे हैं, अगर वे कैसे चाइल्ड है, अरेंजमेंट शुड बी मेड, टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। भाई इसने कहा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो सबसे नेगेटिव वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर। जहां भी बच्चे को सेग्रीगेट कर रहे हो, अलग थलग कर रहे हो, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑपरेशन नीचे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही आएगा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो रहेगा 26, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। ठीक है भाई, इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इंस्ट्रक्शन तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। क्यूरिकुलम का अडेप्टेशन, बिल्कुल जो भी क्यूरिकुलम होगा उसको तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ एबिलिटी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेज है तो आप ग्रुप को क्या रखोगे, छोटा रखो, क्लास में ये करोगे कि थोड़े बच्चे हों, ताकि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेज है ताकि उन सब के ऊपर ध्यान दिया जा सकते। ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है। बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए, ये तो सही बात है। सुलभ बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए, तो सही बात है। एवं मुख्य धारा से बाहर रखना चाहिए, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। उन्हें आवश्यकता सहायता सेवाएं देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास परिपक्वता एकदम अधिगम का उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। फिर है, प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर, ये बात गलत है, उल्टी लिखी हुई है। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो मोर इम्पोर्टेंट होता है देन लेटर डेवलपमेंट से। विकास का सिर से पैर की तरफ दिशा, बिल्कुल। डेवलपमेंट प्रोसीड सेंट्रल टू, विकास केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि नोट पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, तुमने नहीं पढ़ा होगा। 3 डायमेंशनल मॉडल द इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछ रहा है, किसने दिया है, तो ये दिया था भाई, ये दिया था ग्रिफ्थ, कूपर एवं रिंगला बेन ने। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एस्टेट के अंदर, तो अपने जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो हमें करने ही हैं। तो ग्रिफ्थ, कूपर एवं रिंगला बेन ने दिया था किसका, समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना। ठीक है, सोशलाइजेशन मीन्स टू अटेनिंग ऑफ द मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये दी थी हरलोक ने। डेफिनेशन का कोई भी शॉर्टकट होता नहीं है, ये किसने दी थी, हरलोक ने दी थी। ठीक है भाई, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप बार बार रिवाइज करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।